हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI1 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हाउ आर अपर पैलियोलिथिक टूल्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर अर्लियर टूल्स? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि अपर पैलियोलिथिक युग के टूल्स पहले के स्टोन एज टूल्स से कैसे ज्यादा एडवांस थे। इसमें हमें नए टेक्निक्स, मटेरियल्स और डिजाइन्स के बारे में लिखना है जिससे इन टूल्स की एफिशिएंसी और उस बढ़ गया था। आंसर। इंट्रोडक्शन। अपर पैलियोलिथिक युग इंसानी विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था जहां टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और सोच दोनों काफी आगे बढ़े। पैलियोलिथिक का मतलब होता है पुराना स्टोन एज, और इसका अपर फेज सबसे एडवांस माना जाता है। इस दौरान होमो सेपियंस ने अपने टूल्स को पहले से ज्यादा रिफाइन और परफेक्ट बनाया। टूल्स सिर्फ बेसिक काम के लिए नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड पर्पसेस के लिए बनाए गए, जैसे हंटिंग, कार्विंग और ड्रेसिंग। ये सब उनके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का सबूत है। मेन बॉडी। 1. टूल मेकिंग टेक्निक्स में सुधार। अपर पैलियोलिथिक दौरान सबसे बड़ी प्रोग्रेस ब्लेड टेक्नोलॉजी में हुई। पहले के युग में टूल्स सिंपल हैंड एक्सेस होते थे जो सीधा पत्थर तोड़ के बनाए जाते थे। अब लोग इनडायरेक्ट परकशन और प्रेशर फ्लेकिंग जैसे टेक्निक्स यूज करने लगे जिससे लंबे और पतले ब्लेड्स बनते थे। ये ब्लेड्स ज्यादा शार्प, ड्यूरेबल और एफिशिएंट थे। एग्जाम्पल, ओरेगनासियन और ग्रेविटन साइट्स यूरोप में इस तरह के एडवांस ब्लेड्स और स्क्रैपर्स दिखाते हैं। 2. टूल्स का वैरायटी और स्पेशलाइजेशन। इस पीरियड में टूल्स सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं बल्कि अलग अलग काम के लिए डिजाइन किए गए, जैसे बुरिन्स, एनग्रेविंग टूल्स, स्क्रैपर्स, माइक्रोलिथ्स और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। ये सब ये दिखाते हैं कि ह्यूमंस अब कपड़े बनाना, घर बनाना और आर्ट क्रिएट करना सीख गए थे। एग्जाम्पल, मैग्डेलेनियन कल्चर के टूल्स बोन और एंटलर से बने होते थे जैसे हार्पून्स और स्पीयरहेड्स, हंटिंग के लिए परफेक्ट। 3. नए मटेरियल्स का उस। आप सिर्फ स्टोन नहीं बल्कि बोन, एंटलर, आइवरी और वुड का भी उस होने लगा। ये मटेरियल्स हल्के, फ्लेक्सिबल और स्पेसिफिक काम के लिए यूजफुल थे। ह्यूमंस ने कॉम्पोजिट टूल्स बनाना शुरू किया जहां स्टोन ब्लेड को वुडन हैंडल से जोड़ा जाता था। एग्जाम्पल, सिल्यूट्रियन कल्चर के लॉरेल लीफ पॉइंट्स दिखाते हैं कि लोग अपने टूल्स को केयरफुली डिजाइन करते थे। 4. सोच और सांस्कृतिक विकास। टूल्स के इम्प्रूवमेंट से यह भी पता चलता है कि ह्यूमंस अब प्लानिंग और विजुअलाइजेशन करने लगे थे। केव पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स और कार्विंग्स क्रिएटिविटी और सिंबॉलिक थिंकिंग का प्रूफ है। लोग अब ऑर्गेनाइज टूल मेकिंग और सोशल लर्निंग में माहिर हो गए थे। ये टूल्स हंटिंग और एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन में भी हेल्प करते थे, स्पेशली आइस एज कंडीशंस में। एग्जाम्पल, मैग्डेलेनियन कल्चर के बोन नीडल्स दिखाते हैं कि लोग फिटेड कपड़े सिलने लगे थे। कंक्लूजन। अपर पैलियोलिथिक युग के टूल्स पहले के युग से ज्यादा रिफाइंड, शार्प और स्पेशलाइज्ड थे। ये इंसानी सोच और इंटेलिजेंस के विकास का प्रूफ है। इन्होंने सर्वाइवल को आसान बनाया और नियोलिथिक युग के एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए फाउंडेशन रेडी किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Compare the urban plan of Harappan and Mesopotamian cities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हड़प्पन, इंडस वैली और मेसोपोटामियन सभ्यताओं के शहरों की प्लानिंग और स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करना है। हमें बताना है कि दोनों सिविलाइजेशंस ने अपने सिटीज को कैसे डिजाइन किया, रोड्स, ड्रेनेज, बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन और मेसोपोटामियन दोनों ही दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस थी। हड़प्पन सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में थी, जबकि मेसोपोटामिया टाइग्रस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच स्थित था। दोनों ने अपने सिटीज में अलग तरह का डेवलपमेंट दिखाया। हड़प्पन ने सिस्टमैटिक प्लानिंग की, जबकि मेसोपोटामिया ने ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाए। इनका कंपैरिजन हमें अर्ली ह्यूमन अर्बन लाइफ को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. टाउन प्लानिंग और लेआउट। हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन शहरों जैसे मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा में ग्रिड पैटर्न था, सीधी सड़कें, राइट एंगल क्रॉसिंग और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स।
सिटीज को सिटाडेल ऊपर वाला हिस्सा और लोअर टाउन में डिवाइड किया गया था। मेसोपोटामियन सिटीज। मेसोपोटामियन शहरों जैसे उर और बेबीलोन में स्ट्रीट्स जिगजैग और नैरो थी क्योंकि ये नेचुरली ग्रो हुई थी, प्री प्लान नहीं थी। सेंटर में जिगराट टेम्पल होता था जिसके अराउंड पूरा सिटी डेवलप होता था। कंपैरिजन। हड़प्पन सिटीज फुली प्लान्ड और सिस्टमैटिक थी जबकि मेसोपोटामियन सिटीज नेचुरली एक्सपैंडेड थी अराउंड टेम्पल्स। 2. ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था। हर घर से ड्रेन निकलकर बड़े कवर्ड सोअर्स में जाता था। मोहेंजो-डरो का ग्रेट बाथ उनकी पब्लिक हाइजीन और क्लीनलीनेस को दिखाता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन ड्रेनेज सिंपल था। हर घर के पास सोक पिट होता था पर कोई प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं था। कंपैरिजन। ड्रेनेज के मामले में हड़प्पन्स मेसोपोटामियन से काफी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड थे। 3. आर्किटेक्चर और बिल्डिंग मटेरियल। हड़प्पन्स ने बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया जिनका साइज सब जगह सेम था। उनके घर मल्टी रूम और 2 स्टोरी तक के होते थे। पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे ग्रैनरीज और बाथ्स भी थे। मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स मड ब्रिक्स से बनते थे क्योंकि वहां स्टोन और वुड कम था। जिगराट्स उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर के सिंबल थे। कंपैरिजन। हड़प्पन्स ने ड्यूरेबल और यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन किया जबकि मेसोपोटामियंस ने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स पर फोकस किया। 4. एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता में यूनिफॉर्म वेट्स, ब्रिक्स और डिजाइन से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का पता चलता है पर किसी किंग या रूलर का एविडेंस नहीं मिलता। शायद वहां कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था। मेसोपोटामियन। हर मेसोपोटामियन सिटी एक सिटी स्टेट थी जहां एक प्रीस्ट किंग रूल करता था। टेम्पल ही इकोनॉमिक और रिलीजियस सेंटर होता था। कंपैरिजन। हड़प्पन सिस्टम एगैलिटेरियन और सिविक था जबकि मेसोपोटामियन सिस्टम थियोक्रेटिक और हायरार्किकल था। 5. इकोनॉमिक और कल्चरल फीचर्स। हड़प्पन सिटीज में ग्रैनरीज, डॉकयार्ड्स, लोथल और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स ट्रेड और इकोनॉमी को शो करते हैं। टेम्पल्स के एविडेंस नहीं मिलते, मतलब सोसाइटी सेक्युलर थी। मेसोपोटामियन टेम्पल्स इकोनॉमी का सेंटर था, वहां से गुड्स कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट होते थे। कंपैरिजन। हड़प्पन्स का फोकस ट्रेड और सिविक लाइफ पर था जबकि मेसोपोटामियंस का रिलीजियस इकोनॉमी पर। कंक्लूजन। दोनों सिविलाइजेशंस ने अपने अपने तरीके से अर्बन लाइफ डेवलप की। हड़प्पन्स ने प्लानिंग, सैनिटेशन और इक्वालिटी पर फोकस किया जबकि मेसोपोटामियंस ने रिलीजन और अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस दी। हड़प्पन मॉडल को वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस्ट प्लान्ड अर्बन मॉडल्स में माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Write a note on the institution of slavery in the Roman Republic. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रोमन रिपब्लिक के दौरान स्लेवरी के सिस्टम के बारे में लिखना है। हमें बताना है कि स्लेवरी कैसे शुरू हुई, इसका इकोनॉमी और समाज पर क्या असर था, और स्लेव्स के साथ व्यवहार कैसा था। साथ हाई स्लेवरी के सोर्सेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रोमन रिपब्लिक में स्लेवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था। यह सिस्टम रेस पर नहीं बल्कि कॉन्क्वेस्ट, पनिशमेंट या डेथ पर बेस्ड था। रोम के मिलिट्री एक्सपेंशंस के साथ स्लेव्स की संख्या बढ़ती गई और वो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क और इंडस्ट्री का मेन लेबर फोर्स बन गए। स्लेवरी ने रोमन सोसाइटी के हर पहलू को, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर, डीपली अफेक्ट किया। मेन बॉडी। 1. स्लेवरी का ओरिजिन और सोर्सेस। वॉर कैप्टिव्स। रोम के हर कॉन्क्वेस्ट के बाद प्रिजनर्स को स्लेव्स बना लिया जाता था। जैसे प्यूनिक वार्स के बाद हजारों कार्थाजिनियंस को स्लेवरी में ले लिया गया। बर्थ। जो बच्चे स्लेव मदर्स से पैदा होते थे वो ऑटोमेटिकली स्लेव्स होते थे। डेट और क्राइम। शुरुआती समय में कर्ज या जुर्म के बदले लोगों को स्लेव बनाया जाता था। ट्रेड। रोम में एक एस्टैब्लिश्ड स्लेव मार्केट था जहां स्लेव्स ग्रीस, अफ्रीका और ईस्ट से लाए जाते थे। इस तरह से स्लेवरी रोम की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ का सेंट्रल हिस्सा बन गई थी। 2. स्लेव्स का रोल और काम। एग्रीकल्चर। ज्यादातर स्लेव्स बड़े बड़े फार्म्स, लिटिफिंडिया पर काम करते थे। डोमेस्टिक वर्क। घर के काम जैसे सफाई, कुकिंग और पर्सनल सर्विस स्लेव्स करते थे। इंडस्ट्रियल और पब्लिक वर्क, माइंस, कंस्ट्रक्शन और वर्कशॉप्स में भी स्लेव्स काम करते थे। एजुकेटेड स्लेव्स।
ग्रीक स्लेव्स एजुकेटेड होते थे, जो टीचर्स, डॉक्टर्स और सेक्रेटरीज के रूप में काम करते थे। ये सब दिखाता है कि रोम के हर सेक्टर में स्लेव्स का योगदान था। 3. स्लेव्स का लीगल और सोशल स्टेटस। लॉ के हिसाब से स्लेव्स एक प्रॉपर्टी, रेज, माने जाते थे, इंसान नहीं। उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे। मास्टर्स उन्हें पनिश, सेल या मार भी सकते थे। कुछ मास्टर्स दयालु होते थे और स्लेव्स को फ्रीडम भी दे देते थे। मैन्यूमिशन। जब स्लेव को फ्रीडम मिलती थी तो यूज फ्रीडमैन, लिबर्टिस, कहा जाता था। कुछ फ्रीडमैन आगे चलकर सिटीजनशिप भी पा लेते थे, लेकिन ओवरऑल स्लेव लाइफ कठिन और असुरक्षित थी। 4. स्लेवरी का इकोनॉमी और सोसाइटी पर असर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। स्लेवरी ने रोम के रिच क्लास को और अमीर बनाया, पर फ्री सिटीजन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। सोशल इम्पैक्ट। मैनुअल लेबर को निचले दर्जे का काम माना जाने लगा। रिवोल्ट्स। जब अत्याचार बढ़ गया तो स्लेव्स ने रिबेलियन किया, जिसमें सबसे मशहूर था स्पार्टिकस रिवोल्ट 73 to 71 BCE। मोरल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सिसरो और सेनेका जैसे थिंकर्स ने क्रूअल्टी को क्रिटिसाइज किया, पर स्लेवरी के सिस्टम को पूरी तरह अपोज नहीं किया। इस तरह स्लेवरी ने रोम को स्ट्रांग बनाया, पर उसके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस भी बढ़ा दिए। कंक्लूजन। रोमन रिपब्लिक में स्लेवरी एक एसेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसमें इकोनॉमिक फायदा तो था, लेकिन एथिकल और सोशल प्रॉब्लम्स भी थे। यह सिस्टम रोम की डेवलपमेंट का बेस था, पर इसी के जरिए इनइक्वालिटी भी गहरी होती गई। स्लेवरी ने रोमन कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों को शेप किया। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write a note on the Inca civilization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इनका सिविलाइजेशन के बारे में लिखना है, कैसे ये साउथ अमेरिका की एक बड़ी और एडवांस्ड पुरानी सभ्यता थी। आपको इसमें उनके राजनीतिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज और उनकी उपलब्धियों पर लिखना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनका सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका के एंडीज रीजन में 13 to 16 सेंचुरी तक फल फूल रही एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ये अमेरिका की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पुरानी साम्राज्य थी, जिसका कैपिटल कुस्को था। इनका लोगों ने बिना लिखित भाषा और मुद्रा के एक बहुत संगठित और कुशल प्रशासन चलाया। उनका समाज और अर्थव्यवस्था मेहनत, नियम और सेवा पर आधारित थी। मेन बॉडी। 1. उत्पत्ति और विस्तार। इनका साम्राज्य को तवांतिन्सुयु कहा जाता था, जिसका मतलब है 4 दिशाओं की धरती। शुरुआत एक छोटे राज्य के रूप में मैंको कैपिसी ने की थी, जो पहला इनका राजा था। बाद में पकती और हुआयना कैपिसी जैसे शक्तिशाली राजाओं ने साम्राज्य को पेरू, बोलिविया, एक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना तक विस्तारित कर दिया। इन्होंने युद्ध और राजनीतिक समझौते के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाई। 2. राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इनका साम्राज्य का मुख्य शासक सपा इनका होता था, जिसे सूर्य का पुत्र माना जाता था। साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा गया था, जहां हर प्रांत का एक प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासन बहुत संगठित था और सभी स्थानिक अधिकारी एम्परर को रिपोर्ट करते थे। लेखांकन के लिए इन्होंने क्विपू नाम का नोट सिस्टम बनाया था, जिसमें रस्सी के गुत्थियों से हिसाब रखा जाता था। मीटर सिस्टम के तहत हर नागरिक को राज्य के काम, जैसे सड़क बनाना, खेती, सेना सेवा में मेहनत देना जरूरी था। 3. अर्थव्यवस्था और कृषि। इनका अर्थव्यवस्था सामूहिक मेहनत और राज्य नियंत्रण पर आधारित थी, न कि व्यक्तिगत मिल्कियत पर। इन्होंने पहाड़ी इलाकों में टेरेस फार्मिंग का विकास किया और आलू, मक्का, क्विनवा जैसे फसल उगाए। लामा और अल्पाका जैसे पशुओं को पालन और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राज्य ने हर जगह अनाज के स्टोर, कुल्कस, बनाए जहां से कमी के समय लोगों को सामग्री दी जाती थी। उनका सड़क जाल, रोड नेटवर्क 25,000 माइल से ज्यादा लंबा था, जिससे पूरे साम्राज्य में संचार और व्यापार आसान था। 4. धर्म, समाज और सांस्कृतिक योगदान। उनका मुख्य देवता सूर्य देव, इंटी, था और सपा इनका को सूर्य का पुत्र माना जाता था। कस्को का कोरिकचा मंदिर उनका प्रमुख धार्मिक स्थल था। इनका लोग पितृ पूजा, एंसेस्टर वर्शिप और प्रकृति के साथ समानता बनाए रखने के लिए अनेक उत्सव मनाते थे। समाज को एल्लू नाम के समूहों में बांटा गया था, जहां सब लोग मिलकर काम करते थे। उनकी आर्किटेक्चर बहुत फेमस थी। मचू पिच्चू, सेक्सेहुआमान जैसे स्थलों पर उनका पत्थर का काम आज भी देखा जा सकता है। 5. पैटर्न, डिक्लाइन।
इनका साम्राज्य अपने दो राजकुमार अतावल्पर और हुआस्का के बीच गृह युद्ध के कारण कमजोर हो गया। इसके बाद फ्रांसिस्को पज़ारो के नेतृत्व में स्पेनिश लोग आए और 1532 में साम्राज्य को जीत लिया। बीमारियों, आधुनिक हथियारों और लोकल ट्राइब्स के गठबंधन ने इनकाओं के पतन को तेज कर दिया। कंक्लूजन, इनका सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे संगठित और प्रभावशाली सभ्यता थी। बिना लिखित भाषा और पैसा के भी उन्होंने एक मजबूत समाज और राज्य बनाया। उनके कृषि, कला और प्रशासन के योगदान आज भी अद्भुत माने जाते हैं। इनका विरासत हमें दिखाती है कि मानव समाज संगठन और मेहनत से क्या कुछ हासिल कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Writing system in Bronze Age civilizations. B. Zoroastrianism. C. Dark Ages in ancient Greece. D. Domestication of animals. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटी और क्लियर नोट्स लिखने हैं। हर नोट में यूएस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंस बतानी है। फोकस कंसाइज एक्सप्लेनेशन पर होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव लिखना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। यह टॉपिक्स एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, लिखने की कला, धर्म और सामाजिक बदलाव। राइटिंग सिस्टम ने कम्युनिकेशन बदला और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ने एथिकल बिलीफ सिस्टम दिया। यहां हम डिस्कस करेंगे राइटिंग सिस्टम इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस और बी ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, दोनों के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साथ। ए. राइटिंग सिस्टम इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस। 1. राइटिंग का उद्भव। राइटिंग सिस्टम्स ब्रॉन्ज एज के दौरान मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चीन जैसे रीजन्स में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए। पहले इनका यूज ट्रेड रिकॉर्ड्स, टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता था। 2. मेजर स्क्रिप्ट्स। क्यूनेफॉर्म, मेसोपोटामिया। सुमेरियंस ने अराउंड 3200 BCE में डेवलप किया। मिट्टी के टैबलेट्स पर रीड स्टाइलस से लिखा जाता था। हायरोग्लिफिक्स, इजिप्ट। पिक्टोरियल और फोनेटिक सिंबल्स का मिक्स था, मेनली रिलीजियस और मॉन्यूमेंटल राइटिंग्स के लिए उस होता था। इंडस स्क्रिप्ट। हड़प्पन सील्स पर लिखा गया पिक्टोग्राफिक सिस्टम अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। 3. महत्व। लिखे हुए रिकॉर्ड से ट्रेड और गवर्नेंस इजी हुआ। लॉज जैसे कोड ऑफ हम्मुराबी लिखे गए और लिटरेचर प्रिजर्व हुआ। इसने प्रीहिस्टोरिक समाज को हिस्टोरिकल फेज में बदल दिया। बी. ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। 1. ऐतिहासिक बैकग्राउंड। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे पुराने मोनोथिस्टिक धर्मों में से एक है। प्रोफेट ज़ैरथुस्ट्रा, ज़ोरोआस्ट्रा, ने 6th सेंचुरी BCE के आसपास पर्शिया में इस धर्म की स्थापना की। ये अचीमेनिड और ससानियन एम्पायर का राजधर्म था। 2. मुख्य विश्वास। इस धर्म का मुख्य देवता है अहुरा माज़दा, जो सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। इसमें गुड, अहुरा माज़दा, और इविल, अनग्रा मेन्यू, के बीच कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। ज़ोरोआस्ट्रियंस का मोटो है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। 3. ग्रंथ और पद्धतियां। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है अवेस्टा, जिसमें गठिस और रिचुअल्स लिखे हैं। आग को प्योरिटी और डिवाइन लाइट का प्रतीक माना जाता है, इसलिए फायर टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4. विरासत और प्रभाव। हेवन, हेल, फाइनल जजमेंट और सेवियर जैसे कॉन्सेप्ट्स जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के प्रभाव से आए। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद डिक्लाइन के बावजूद आज भी पारसीज जैसे समुदाय इस धर्म को फॉलो करते हैं। कंक्लूजन। ब्रॉन्ज एज के राइटिंग सिस्टम्स और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म दोनों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को नए डायमेंशंस दिए। राइटिंग ने नॉलेज और गवर्नेंस को स्ट्रक्चर दिया, जबकि ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ने मोरालिटी और एथिक्स का फाउंडेशन रखा। ये दोनों ही इंसानी विकास के शानदार प्रमाण हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।